देख लो कितनी बर्फ पड़ी है। लिथुआनिया आने से पहले यहाँ कितनी ठंड होती है। ये देख लो बर्फ ही बर्फ है, जहाँ देखोगे वहाँ ही बर्फ है। सो बहुत दिनों से कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे कि लिथुआनिया के वीजा इंटरव्यू के बारे में बताओ। सो आज होगा लिथुआनिया के वीजा इंटरव्यू का खुलासा। सो वेलकम बैक गाइस टू पीएस व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं बता पाता, और उसमें इवन मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा हुआ है कैसे क्या करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस होता है। आज की वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब्रॉड स्टडी का सोच रहे हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताऊंगा लगभग ये हर कंट्रीज के लिए सेम ही होता है क्वेश्चंस, और आप सबके पास अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अगर लिथुआनिया आना है तो यहाँ सितंबर इनटेक होता है। सो वीजा इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके पास बहुत टाइम है अभी। सबसे पहले वीजा ऑफिसर वीजा देने से पहले कुछ चीजें इंश्योर करना चाहता है कि जो भी बच्चा उनकी कंट्री में आना चाहता है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है, मतलब वो पर नहीं आ रहा है, यहाँ काम नहीं करेगा या यहाँ से किसी और कंट्री नहीं निकल जाएगा, या एक जनरल टैक्स पेयर है अपनी कंट्री का, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड फंड्स उसके अकाउंट में है कि नहीं, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है एंड ऑल। बस हमें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है वीजा के लिए, और वीजा हमारे हाथ में होता है। सबसे पहले डोंट अंडरएस्टिमेट वीजा ऑफिसर। जो वीजा ऑफिसर होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। वो हमसे एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के 3-4 बार पूछता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। हमें अपना आंसर कॉन्फिडेंट होके देना है, और पहले सुनना उसको ध्यान से कि वो क्या पूछ रहा है, वो क्या सुनना चाहता है हमसे। सो हमें वही रिप्लाई करना है, और जो भी वीजा इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे इसमें वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको मिरर के सामने खड़े होके अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, और जब आपका इंटरव्यू हो तब आप अच्छे से रिप्लाई दे पाओ। जैसा भी क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज ना हो। सो बैचलर स्टूडेंट्स का जो वीजा इंटरव्यू होता है वो एज कम्पेयर टू मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि वो रिसेंटली हाई स्कूल पास किया होता है उन्होंने, और उनके पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, या वर्क से ले लो या कुछ दूसरी चीजों से रिगार्डिंग ले लो। अगर आपने अपनी सीवी में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है तो, और अपनी सीवी को जेन्युइन रखने की कोशिश करना ताकि वीजा ऑफिसर को लगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप हो आपने वही लिखना, और आपके जो अचीवमेंट्स है वही लिखना है बस। और कोशिश करिए आप वही अचीवमेंट्स लिखे जो आपकी जिस रिगार्डिंग आपकी स्टडीज है। सो जो मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका वीजा इंटरव्यू कैसे हुआ था, या लिथुआनिया के लिए वीजा इंटरव्यू अभी के सिचुएशन में कैसे हो रहा है। तो जब मैं आया था तब ऑन कॉल हो रहा था इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट्स। तो ऑन कॉल ही होगा। जब हम वीजा फाइल सबमिट करके आते हैं वीएफएस में, तो उसके 14 वर्किंग डे के अंदर हमें कॉल भी आना होता है, और हमारा वीजा हमारे हाथ में भी आ जाता है। सो ट्राई ये करना कि जैसे ही आप लोग वीजा फाइल सबमिट करो तो उसके नेक्स्ट 2 हफ्ते तक घर पे ही रहो, क्योंकि कॉल कभी भी आ सकती है, और ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे आते 2-2:30 बजे से पहले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ घर पे रहने के लिए, क्योंकि अगर हम बाहर आएंगे तो हम क्या पता हम ढंग से उसको रिप्लाई ना दे पाए, जो वो पूछना चाहता है हम नहीं बता पाए, उसके बाद क्या होगा, हमारा वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। सो जो पंजाब, चंडीगढ़ या अपना हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप सबको पता ही है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वालों को वीजा इसलिए नहीं मिलता। और कितने स्टेट्स तो ऐसे ही है जहाँ पे उनको वैसे ही वीजा मिल जाता है, क्योंकि वो कॉल तक नहीं आती। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो यहाँ आए हैं उनको कॉल भी नहीं आई, उनको 14 वर्किंग डे से पहले ही उनका वीजा लग के आ गया। तो आप जिस भी स्टेट के हो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है वीजा इंटरव्यू की, क्योंकि हमें पता नहीं कभी भी कॉल आ सकती है। कॉल मोस्टली उनको आती होती है जिनका उनको गड़बड़
हमने प्रिपरेशन में पूरी रखनी है। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का हुआ था लगभग, तो ऑन कॉल इतने का ही होता है। ऑन कॉल हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, बस हमें फ़ोन पे ही उनसे बात करनी है और वो प्लस पॉइंट होता है एक तरीके से। तो अगर हम नर्वस भी है तो इतना पता नहीं चलता उनको, बस आपको अपनी बातों से ये शो नहीं करना कि आप नर्वस हो। सो लेट्स बिगिन। मैं स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और ये जो 8-9 क्वेश्चन हैं यही मुझसे पूछे गए थे क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग थी उनकी। तो मैं तो वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता, पर मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। और मैंने एक पीडीएफ भी बनाई हुई है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप लोग इसी से तैयारी कर सकते हो अपनी। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता देता हूँ कि हम जनरली हमारे प्रोफाइल के बेस पे ही हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेरी प्रोफाइल ऐसी थी कि मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग में, और उस डिप्लोमा के बेस पे मैंने अप्लाई किया था। मैंने +1 +2 नहीं की हुई थी, और जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मेरे मैटरनल अंकल थे, जिसको हम मामू बोलते हैं, और उन्हीं के अकाउंट से, वही मेरे स्पॉन्सर थे और उन्हीं के अकाउंट से मैंने फंड शो करवाए थे। सो अब जो क्वेश्चंस होंगे इसी के रिगार्डिंग होंगे जो मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स बिगिन। सो मेरा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन लिथुआनिया। सो मैंने उनको बता दिया कि मैं 4 साल की बैचलर्स कोर्स करना चाहता हूँ लिथुआनिया में। ये मेरी यूनिवर्सिटी है VGTU, और मेरा प्रीवियस एजुकेशन थी 3 साल का डिप्लोमा किया था मैंने पंजाब से, और मैंने अपनी स्टडी के बारे में बता दिया कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ वहाँ पे। सो उन्होंने सेकंड में से क्वेश्चन पूछा, बट डिड यू स्टडी इन इंडिया। अब देखो, मैंने उनको पहले ही बता दिया कि मैंने प्रीवियस एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग में किया इंडिया से। उन्होंने मेरे से फिर पूछा सेम क्वेश्चन कि तुमने इंडिया में क्या स्टडी की। तो मैंने बता दिया मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, इतने साल से इस ईयर में इतना मेरा परसेंटेज आया, और मैं इस ईयर में पास आउट हुआ हूँ। बस ये था। उसके बाद हमें तीसरे क्वेश्चन का वेट करना है कि वो क्या पूछते थे क्वेश्चन। अब देखो, मेरा तीसरा क्वेश्चन था व्हेन डिड योर डिप्लोमा। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी उनको बता दिया कि मैंने डिप्लोमा कब किया, सेकंड में भी वही चीज, और थर्ड में फिर से उन्होंने वही चीज पूछी, तुमने डिप्लोमा कब किया। तो मैंने बताया कि मेरा डिप्लोमा अभी 2021 में अगस्त में मेरा फिनिश हुआ था डिप्लोमा, जब रिजल्ट आया, और मैं 2018 से 2021 तक मैंने डिप्लोमा किया। अब देखो, वो घुमा फिरा कि एक ही क्वेश्चन 3 बार आ गया मेरा। सो मेरा चौथा क्वेश्चन था कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लिथुआनिया। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जो बोलोगे तो वो क्रॉस क्वेश्चन वैसे ही होगा और आप इसमें फंस सकते हो। तो अब सुनो, आप मैंने क्या बोला। मैंने इनको बोला कि जब मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि बाहर मैंने स्टडी करनी है। तो जब मैं ढूंढने लगा कंट्रीज, तो मेरे को पता चला कि लिथुआनिया जो आजकल बहुत फेमस है इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और यहाँ पे ये तो बताना कि हाँ जी यहाँ पे सस्ते पैसे, यहाँ ब्लॉक नहीं होते वगैरह वगैरह, तो ये चीजें नहीं बतानी है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमें बेनिफिट्स बताने हैं कि आपको हमें क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम लिथुआनिया जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे लगभग 350+ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, जिसमें से मेरा भी एक है। तो अब यहाँ मुझे क्रॉस क्वेश्चन आया कि आपका जो सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है वो तो बहुत कॉमन है और आपको ये तो हर जगह मिल जाएगा। तब मैंने उनको रिप्लाई दिया कि मैंने जर्मनी, स्पेन भी सर्च किया था, पर मुझे मेरा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं मिल रहा था वहाँ पे जब उनकी रीजनल लैंग्वेज में मेरा कोर्स था। तो मैंने लिथुआनिया में अप्लाई किया और यहाँ से मेरा एडमिशन आ गया। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। जो मेरा 5th क्वेश्चन है वो मुझे सबसे ट्रिकी क्वेश्चन लगा, और इस क्वेश्चन की वजह से मुझे डाउट था कि मेरा वीजा लगेगा कि नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन था
कि हैव यू कॉन्टेक्टेड टू एनी एजेंसी एज यूनिवर्सिटी यूजुअली हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कंट्री। सो गाइस, मैं अपने 5th क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने ये वीडियो कल ही अपलोड कर दी थी, पर ड्यू टू कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था तो मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी। तो अब मेरे पास आधी वीडियो ही रह गई थी, तो मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था कि मैंने इतनी बर्फ में वीडियो बनाई थी, स्नोफॉल हो रही थी, पर ऐसे करप्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ठोकर खा खा के ही पता लगता है बंदे को कि क्या गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो मेरा 5th क्वेश्चन था कि हैव यू कॉन्टेक्टेड टू एनी एजेंसी। सो मैंने अपने क्वेश्चन को कैसे टैकल किया मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली कॉल पे इंटरव्यू आई थी, तो मैंने एक्चुअली मेरे से कुछ सोचा नहीं गया, तो मैंने तो सीधा बोल दिया कि मैंने एजेंसी के थ्रू आया हूँ, मैंने अप्लाई किया। तो मेरे पास ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आया कि एजेंसी ने तुम्हारी क्या हेल्प की। तो वहां पे मैंने उनको बोल दिया कि मैं रिसेंटली पास आउट हूँ, अगस्त में मैं पास आउट हुआ हूँ। तो इंडो यूरोपियन ने मुझे बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से कलेक्ट किए और मैंने अपनी फाइल बनाई और BFS पे सबमिट करवा दी। सो यहाँ आप सबके लिए एक टिप है कि जो भी मेरे से पूछते हैं VGTO आने के लिए, सबसे पहली बात आप अप्लाई खुद करो और आपकी फाइल इंडो यूरोपियन में खुद पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप खुद अप्लाई करो तब भी आपकी फाइल इंडो यूरोपियन पहुंचेगी, और अगर आप इंडो यूरोपियन के पास जाते हो तब भी फाइल इंडो यूरोपियन के पास पहुंचेगी। देखो, अगर तो यूनिवर्सिटी फाइल भेजती है इंडो यूरोपियन के पास तो आपके तो बच गए पैसे, लाख रुपए आपके बच गए, 50,000 से लाख रुपए। और अगर खुद जाते हो तो आपको जितना भी इंडो यूरोपियन मांगते हैं आपको तो देना पड़ेगा। अब देखो, जो लिथुआनिया आना चाहता है तो ये तो पता ही है कि हमारा बजट कम हो गया तभी हम यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने 50,000 से लाख रुपए बचाए, जब हमारे पास ये बेनिफिट है ही कि हमें कंसल्टेंसी फ्री में मिल रही है। आप अप्लाई करो खुद VGTU में और आपकी कंसल्टेंसी फ्री हो गई। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आए अपने इंटरव्यू में कि हैव यू कॉन्टेक्टेड टू एनी एजेंसी, तो आप लोगों ने ऐसे रिप्लाई नहीं देना। आप लोग ने ये बोलना है बस कि आप लोग ने अप्लाई खुद किया था, यूनिवर्सिटी ने आपकी फाइल इंडो यूरोपियन के पास भेज दी, क्योंकि इंडो यूरोपियन ऑथराइज एजेंट है इंडिया पे। देखो, जो वीजा ऑफिसर ना उसको सब पता होता है, तो अगर तो आप उसको झूठ बोलोगे ना वो 1 मिनट में पकड़ लेगा। तो जो सच है आप वो बोलो, क्योंकि आप तो झूठ नहीं बोल रहे है ना, जो सच है सच है। सो मेरा 6th क्वेश्चन था कि हु इज स्पॉन्सरिंग यू फाइनेंशियली। तो देखो, मैंने तो अपने प्रोफाइल में बताया था कि मेरे को जो स्पॉन्सर मेरे मैटरनल अंकल कर रहे हैं, तो मैंने उनको बस यही जवाब दिया, जो हमने फाइल में बताया हमें वही बताना है, जो हमने फाइल में दिखाया है हमें वही बताना है। तो मैंने उनको बोला कि माय मैटरनल अंकल इज स्पॉन्सरिंग मी, सो एज ही इज अ जेन्युइन टैक्स पेयर ऑफ इंडिया एंड हिज ITR इज दिस मच, जितना वो ITR फिल करते हैं और इनकी सैलरी इतनी है और ये इस XYZ कंपनी में काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे पास एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि वाई योर मैटरनल अंकल स्पॉन्सरिंग यू नॉट योर पेरेंट्स। तो देखो, तो मैंने उनको ये बोला कि फ्रॉम 6-7 years आई एम स्टेइंग विद माई मैटरनल अंकल एंड ही इज बियरिंग ऑल माई एक्सपेंसेस फ्रॉम 6-7 years। तो उन्होंने मुझे ये पूछा फिर कि वेयर आर योर पेरेंट्स नाउ। तो मैंने उनको ये बोला कि 6 months बिफोर माई फादर हैड एन हार्ट ऑपरेशन। ये तब की बात है जब मेरा वीजा इंटरव्यू था। तो मैंने उनको बोला कि 6 months बिफोर माई फादर हैड एन हार्ट ऑपरेशन एंड करेंटली ही इज नॉट वर्किंग एंड माई मदर इज अ होम मेकर। तो जिनकी तो मम्मी हाउस वाइफ है उनको ऐसे नहीं बोला कि हाउस वाइफ है, एक अच्छा वर्ड यूज करो, होम मेकर। तो उनको मैंने तो ऐसे बोल दिया कि माई मदर इज अ होम मेकर एंड माई सिस्टर इज वर्किंग इन मोहाली इन XYZ कंपनी एज अ डैश पोजिशन एंड उसकी सैलरी इतनी है। तो मेरा तो ये क्वेश्चन हो गया टैकल। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे स्पॉन्सर में नाना जी है, बन सकते हैं, ये बन सकते हैं यहाँ आने के लिए, तो उनके लिए ये रिप्लाई है कि आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके फादर या आपके मदर ही हो। तो जैसे मैंने आपको अपना केस बताया, मेरे केस में तो मेरे मैटरनल अंकल थे, तो इसका ये मतलब है कि आपका कोई भी हो सकता है स्पॉन्सर, जरूरी नहीं है आपके मम्मी पापा हो, तो आप किसी को भी बना सकते हो स्पॉन्सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर प्लान्स। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना कि हाँ जी मेरा जब यहाँ का वीज़ा लग जाएगा
तो 1-2 साल यहाँ रह के मैं आगे निकल जाऊँगा बड़ी कंट्री, तो वहाँ का मेरे को तो ऐसे वीज़ा मिलना नहीं है आसानी से, तो क्यों ना इस कंट्री में जाके मैंने सोचा है कि आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं। तो ऐसा रिप्लाई नहीं देना है बिल्कुल भी। आपको ये बताना है कि आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद आप अपनी कंट्री वापस आओगे। तो आप सुनो अब मैंने क्या रिप्लाई दिया। मैंने उनको ये बोला कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई 4 year बैचलर्स इन VGTU, आई वॉन्ट टू रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री एज आई वॉन्ट टू स्टार्ट अप माई ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई वॉन्ट टू स्टे विद दैम। सो आपको कन्विंस करना है वीजा ऑफिसर, क्योंकि आप वापस आओगे अपनी कंट्री में। उसको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने वापस नहीं आना, आपने वहां ही बस जाना। सो मेरा 8 क्वेश्चन था कि हैव यू हैड एन इंटरव्यू विद यूनिवर्सिटी। सो VGTU के केस में ऐसा है कि आपको एक लिंक आएगा, ठीक है, उस लिंक को आपने ओपन करना है और आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 चांस मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट। तो 60 सेकंड का होता है, एक क्वेश्चन के 60 सेकंड मिलते हैं आपको रिप्लाई, उसका मतलब आंसर देने के लिए। तो उसी में आपको रिप्लाई करना है। अगर पहले अटेम्प्ट में आपको लगता है कि आपको गलत हो गया तो आप एक और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने उनको यही बोला कि आई गॉट अ लिंक फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड आई आंसर्ड 5 to 6 क्वेश्चंस विच वेर आस्क्ड टू मी एंड आफ्टर 3 to 4 days आई गॉट माई ऑफर लेटर। सो गाइज, यही 8 क्वेश्चन थे जो मुझे पूछे गए थे। तो जरूरी नहीं है आपको भी यही क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैंने एक PDF बनाई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने कम से कम 100-200 क्वेश्चन की प्रिपरेशन की थी। तो वो क्वेश्चन का PDF मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो आप जाके देख लेना एक बार कि उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मैंने की थी ना, उसी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपकी वीजा इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी की भी तैयारी हो जाएगी इसी क्वेश्चंस में। और यहाँ आने से पहले एक बार लिथुआनिया अगर आना है आपने, तो लिथुआनिया के बारे में थोड़ा अच्छे से रिसर्च कर लेना कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म कैसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, कौन सी रूलिंग पार्टी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा पता कर लेना। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा ये कोर्स है, मेरे यहाँ एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं होती हर कोर्स के, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। तो पहले मैं तो आपको वही बता सकता हूँ कि जो यहाँ का नॉर्मल प्रोसेस है कि हाँ पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल, आपको ये सब तो बता सकता हूँ, पर इन डेप्थ हर कोर्स के बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता और जितनी नॉलेज है भी नहीं मेरे पास। तो आप सबके लिए सजेशन है कि आप पहले अपना कोर्स डिसाइड करो, फिर अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। और अगर आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अपने अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे ना एक इंटरनेशनल सेंटर होता है, स्टूडेंट सेंटर। तो वहाँ पे उनकी मेल पे आप मेल करो और उनसे आपका जो भी डाउट है ना वो आप उनसे पूछो, तो वो आपका सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे। और ऐसा भी बहुत से लोग ना मेरे से DM में बहस करने लग जाते हैं कि भाई मुझे लिथुआनिया की PR चाहिए, क्या ऐसा क्या प्रोसेस होगा। तो एक्चुअली लिथुआनिया की जो PR का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का प्रोसेस है। और इसमें भी हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और इनकी लैंग्वेज जो है वो वन ऑफ दी टफेस्ट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखने की इतनी आसान भी नहीं है। तो जो मेरा सोचना है मैं आपको वो बताता हूँ कि किसी को यहाँ की PR का सोचना नहीं चाहिए। एक्चुअली कंट्री छोटी है और यहाँ वेजेस भी बहुत कम है। अगर तो आपको स्टडी करनी है फिर तो ये कंट्री बहुत सही है आपके लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। तो आप यहाँ स्टडी के लिए आ सकते हो और पार्ट टाइम जॉब से अपना खर्चा निकाल सकते हो और आगे जाने के लिए पैसे जोड़ सकते हो। एक्चुअली इस कंट्री से आपको शेंगेन में इजी एंट्री मिल जाएगी और फिर आप किसी भी बड़ी कंट्री में जा सकते हो, इजीली वीज़ा लगवा सकते हो और वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। तो इवन ऐसा भी पॉसिबल है आप 1 साल आओ यहाँ पे, आप 1 साल बाद भी यहाँ से निकल सकते हो, यहाँ से किसी और यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफर ले लो। तो बेटर ऑप्शन यही है कि यहाँ आओ, 1-2 साल जितना रहना रहो और अगर जॉब करनी तो 1 साल जॉब करो और यहाँ से आगे निकलो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये कंट्री बसने के लिए है।
मेरा ये मानना है, और सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सो गाइज, आप लोग ने इतने कमेंट्स किया और अप्रिशिएट किया मुझे मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कुछ मैं जैसे बता नहीं पाता हूँ यूट्यूब में, तो मैं उसमें बता देता हूँ, और मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा हुआ उसमें A to Z तक। और गाइज, जब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो और उस पर कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल का ही एक केस है कि मेरा एक रूममेट है, तो उसको अपने घर उसके कोई किसी फ्रेंड ने उसको फ़ोन किया और उसने यहाँ आना था, तो वो उससे पूछ रहा था कि भाई कैसे है, ऐसा ऐसा। तो उसने ये नहीं बोला कि उसका रूममेट है, उसने ये बोला कि एक लड़का है, वीडियो बनाता है, आप उसकी वीडियो देख लिया करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको थोड़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। तो उसने बोला हाँ, एक पंजाबी है, उनकी मैंने सारी वीडियो देखी हुई है। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो भी लिथुआनिया आना चाहता है वो मेरी वीडियो देखता है, और मेरे को ये पता लगा कि मैं जहाँ तक वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है। एक और केस है 3-4 दिन पहले का ही, मेरे नीचे वाले फ्लोर में एक लड़का रहता है, तो वो बोलता है भाई आप यूट्यूब में आपका चैनल है? मैं क्या हाँ, वीडियो डालते हो? मैं क्या हाँ। बोलता मेरा मासी का लड़का है, आपका एक सब्सक्राइबर है, वो आपकी सारी वीडियो देखता है और मुझसे कंफर्म करता है कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये ऐसी चीज़ जब मैं सुनता हूँ ना, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि हाँ, मुझे वीडियो बनानी है। और इसीलिए जब मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी तो मेरे को बनाने का मन नहीं था, तो मैंने यही सोच के बनाया कि जो लोग इंडिया में हैं वो लोग बहुत, उनको टेंशन होती है कि भाई हमने आना है तो कैसे क्या होगा, हमें पता लगे। तो अगर यहाँ कोई है ही नहीं जो वीडियो बनाए, और यही प्रॉब्लम मुझे भी आई थी जब मैं इंडिया में था कि कोई वीडियो ही नहीं मिलती थी ढंग की जो प्रॉपर गाइड कर पाए, और किसी को अगर कोई वीडियो मिलती भी थी तो रिप्लाई नहीं करते थे। और इसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊँ सबके कमेंट्स में और DMs में। सो जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आपकी TRP आ गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी TRP 26 को मुझे मिलेगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे TRP अप्लाई करते हैं, कितनी यहाँ पे स्टेटमेंट हमें शो करनी पड़ती है TRP पे, और कैसे क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको भी बताऊँगा। और आपको जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं पार्ट टाइम जॉब्स का, तो मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स का भी बताऊँगा। एक्चुअली मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो जैसे कल करप्ट होगी वीडियो, तो आज मेरी दूसरी वीडियो बन जाए, आज मैं पहली में ही लगा हुआ हूँ। अब ये देख सकते हो पीछे, ये दिख रहा है आपको, ये TV टावर है, यहाँ से पूरा विलनेस दिखता है। तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बस इससे मेरे को टाइम मिले तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन, कि सब तक मेरी वीडियो पहुँच पाए। सो बाय गाइस। आप देख सकते हो वेदर भी इतना अच्छा है, आज तो बर्फ़ भी नहीं पड़ रही।